चलो बनाओ जल्दी। बना नहीं बना? बना किसी से? नहीं। बढ़िया। कितना ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है? सॉल्वेंट कितना है? प्योर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? सॉल्यूशन का क्या हो जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट? 80 पॉइंट। तो डेल्टा टीबी कितना हो जाएगा? 0.6। केबी कितना दे रखा है? 3.82 किलो पर। क्या निकालना है? मोलर मास हमको निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू 0.66 इंटू के बी कितना है? 3.82 इंटू मोलैलिटी किसको बोलते हैं? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ, सॉरी वॉल्यूम बोल रहे हैं, सॉल्वेंट इन केजी, है ना? मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन गिवन मास कितना है? मोलर मास हमको निकालना है। सॉल्वेंट कितना है? 125 ग्राम है। इसको किस में चेंज करना है? यहाँ से एक्स तुम लोग से नहीं निकल रहा है, यहाँ से एक्स कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है।
अप्रोक्स में आ रहा है आंसर? कितना टाइम्स में जाएगा ये? 8 बार में जाएगा? 8 टाइम्स, 8 ऊपर गया। 0.66 इंटू 3 इज इक्वल टू 3.82 इंटू 3.39 इंटू 8 अपॉन एक्स। क्या? देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 3.82 इंटू 3.39 इंटू 8 अपॉन 0. करो सॉल्व, कितना आ रहा है? आंसर में फिर मिस प्रिंट होगा, देखो। हम्म, देख लेता हूँ। ठीक है, अप्रॉक्स 150 लगा लो, इसको सही कर देते हैं। ठीक है, चलें आगे। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, केबी का क्या नाम बताए थे? केबी का क्या नाम बताए थे? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और एक और क्या नाम था? इबिलियोस्कोपी कांस्टेंट, याद है? इबिलियोस्कोपी कांस्टेंट। कल आए थे कि नहीं आए थे? ठीक है, तो जनरली अभी जितना क्वेश्चन किए उसमें हमको केबी का वैल्यू क्या रहता था? गिवन रहता था। मान लो, आ जाओ, मान लो बुरा से बुरा किस्मत होता है, अगर केबी कैलकुलेट करने को मिले तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे। फॉर्मूला क्या है? आर टी नॉट बी इंटू एम अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच। आर क्या है यहाँ पर, वाकिफ हो? गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, याद है ना? कितना होता था उसका वैल्यू? 8.314 कैलोरी में 3 कैलोरी, है ना? एम, कैपिटल एम क्या है? मोलैरिटी है। टी नॉट बी आपका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। और क्या बोलते हैं, डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इतना डीप में आईआईटी वगैरह में भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस हम दे दिए हैं। ध्यान में रखना है कि हाँ, डेल्टा टीबी सॉरी केबी कैलकुलेट करना होगा तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला प्रॉपर्टी क्या है, पढ़ो। डिप्रेशन इन, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो जाना? गिरावट आ जाना, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी हो जाना। अब दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, फिर वही ग्राफ के हेल्प से समझाए हैं। वाई एक्सिस पे क्या है? वेपर प्रेशर, एक्स एक्सिस पर क्या है? टेम्परेचर। अब कोई भी लिक्विड, प्योर सॉलिड बना होगा, उसी को तो फ्रीज होना बोलते हैं ना। अगर वाटर फ्रीज हो जाएगा तो उसी को क्या बोलेंगे? प्योर लिक्विड फ्रीज हो चुका है। वाटर क्या है? प्योर लिक्विड है। और आइस क्या है? प्योर लिक्विड का सॉलिड फॉर्म है। तो हम यहाँ पर दो कर्व बना रहे हैं, एक सॉलिड सॉल्वेंट के लिए और एक प्योर। ये दोनों ग्राफ से तुम पहले से वाकिफ हो, याद है पीछे जो पढ़े थे। ये एक नया ग्राफ हम बना रहे हैं, किसके लिए? सॉलिड सॉल्वेंट के लिए। अब जहां पर सॉलिड सॉल्वेंट और प्योर सॉल्वेंट इंटरसेक्ट किया है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को क्या माने हैं हम? टी नॉट एफ। टी नॉट एफ का क्या मतलब हुआ? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर है? अब ये जो प्योर सॉल्वेंट है, इसमें हमने क्या ऐड करना है? नॉन वोलाटाइल। जैसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का जो ग्राफ होगा वो कहाँ चला जाएगा? नीचे। और जैसे ही नीचे जाएगा, जहां पर ये प्योर सॉल्वेंट को कट करेगा, उस पॉइंट को हमने क्या माना? टी ऑफ एफ। इसको क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? डेल्टा टी एफ। जैसे पीछे डेल्टा टी भी था, वैसे ये क्या हो गया? डेल्टा टी। कोई बड़ा फर्क नहीं है, कोई बड़ा फर्क नहीं है, नॉर्मल सा बात है। जैसा पीछे हुआ था वैसा ही यहाँ पर हुआ है। पिछले केस में क्या हुआ था कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था। इस केस में क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट, पहले हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या है?
टी नॉट एफ है, और बाद वाला बॉइलिंग पॉइंट इससे पहले हो जा रहा है, यानी ये टेम्परेचर ज्यादा या ये टेम्परेचर ज्यादा, टी नॉट एफ ज्यादा। और अब क्या आ चुका है, टी एफ। पिछले कंडीशन में क्या था, टी बी यहां पर था और टी नॉट बी आगे था, यही था ना कि उल्टा था? आओ देखो पिछला वाला, देखो पिछला ग्राफ कहाँ गया, ये यही है ना, टी नॉट बी पहले है और टी बी बाद में है। यानी बॉइलिंग पॉइंट जो था प्योर से क्या हो चुका है, सॉल्यूशन का ज्यादा और प्योर का कम। अब यहां पर क्या हुआ फ्रीजिंग पॉइंट में, प्योर वाले का ज्यादा और सॉल्यूशन का कम, ठीक उल्टा कहानी चल रहा है। क्लियर? तो यहां पर फिर से, यहां पर पूरा गलती लिखा हुआ है, डेल्टा टी एफ माइनस टी नॉट एफ, ये हमारा फॉर्मूला होगा, इसका डिफरेंस निकालेंगे जो पीछे किए थे। अच्छा उल्टा लिखा हुआ है ना, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। क्लियर है? वो जैसे हमने पीछे बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन पढ़ा था, यहाँ पर किसका डिफिनेशन है, फ्रीजिंग पॉइंट का। क्या है पढ़ो, इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट। वो वेपर प्रेशर का इक्विलिब्रियम स्टेट जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, उसी पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। पिछले केस में हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, मोलैलिटी के। फिर वहां पर एक नया कांस्टेंट आया था के बी, यहां पर भी सेम काम, टीबी के जगह पर क्या आएगा, टीएफ, ये भी किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोलैलिटी। यहां पर मोलैलिटी पता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी ये जो चेंज इन टेम्परेचर या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। इसका मतलब ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है, बिल्कुल है। डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, कौन किया है इसके साथ, तो यहां पर एक नया कांस्टेंट क्या आएगा, के एफ, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो डेल्टा टी एफ, अब यहां पर के एफ का क्या नाम था, पिछला के एफ का क्या नाम था, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, के बी को इसको क्या बोलेंगे, मोलल डिप्रेशन, के बी का क्या नाम है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। उसको इब्लियोस्कोपी कांस्टेंट बोल रहे थे, इसको क्या बोलेंगे, क्रायोस्कोपी। जैसे वहां के बी निकालने का एक फॉर्मूला दिए थे, उसी तरह से यहाँ पर के एफ निकालने का। फर्क क्या होगा, वहां टी नॉट बी था, यहाँ टी नॉट एफ होगा। यूनिट क्या होगा, केल्विन केजी पर मोल। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, टी नॉट एफ फ्रीजिंग पॉइंट है, दिस दिस खत्म। बस यही है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एलिवेशन सीख गया तो फ्रीजिंग एकदम इजी। बोलो समझ में आया, रिपीट करना है पक्का? बस हो गया। अब इस पे फॉर्मूला आपको कौन कौन सा फॉर्मूला हाथ लगाया अभी बताओ, यहाँ पे लिखते हैं। पहला फॉर्मूला क्या पढ़े थे, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू, दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़े थे, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, या पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये राउल्ट्स लॉ था, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसके बाद अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, ये क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अभी क्या पढ़े, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू, हो गया। यही बात याद रखना है बस। समझ में आया? आगे चले, एक दो क्वेश्चन कर लो, खत्म हो जाएगा। निकालो, what amount of C2H5OH must be dissolved in 1 kg water so that freezes at -2 degrees Celsius. Freezing point of pure water is -100 degrees Celsius. Kf is equal to this. करो सर। बना भाई,
क्या दे रखा है, C5H5OH कितना केजी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है, 1 kg। C5H5 तो कुछ नहीं होता यार, C2H5, C2H5 सॉल्वेंट कितना है, 1 kg। तो बोल रहा है कि इथेनॉल का कितना अमाउंट हम 1 kg सॉल्वेंट में डालें कि वो फ्रीज कितने डिग्री पर हो जाए, -2 डिग्री सेल्सियस पर हो जाए फ्रीज। पहले फ्रीज कितने पर होता था वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर अब कितने पर होना चाहिए, -2 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए। KF दे रखा है क्या, KF कितना दिया है, 186 किलो kg पर मोल। ठीक है, इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज -100 डिग्री सेल्सियस। ये नया नया कहानी कहाँ से आ जाता है यार। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। चलो जल्दी, मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, ट्राई करो जल्दी से। क्या है बताओ भाई, डेल्टा TF का वैल्यू कितना है, बोलो। डेल्टा TF का वैल्यू कितना है, 2। चेंज कितने का हो रहा है, 2 का चेंज हो रहा है। KF कितना दे रखा है, 186 है ना। मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन, गिवन मास हमको पता नहीं। मोलर मास कितना होता है C2H5OH का, 40 अपॉन कितना केजी सॉल्वेंट है, 1 तो है ही, खत्म। चलो कितना टाइम लगेगा x निकालने में, कितना है x, सिंपल काम है, फिर भी तुम लोग को इतना टाइम लग रहा है, बताओ। निकला कितना आया, 2 से इसको उड़ाओ यार, कितना टाइम इसमें जाएगा ये, 93, 46, 93 जाएगा। करो डिवाइड डिवाइड करो, कुछ आएगा, पॉइंट पॉइंट कुछ निकलेगा ग्राम में। कितना आ रहा है, 0 पॉइंट कुछ, कितना आया यार, सॉल्व करो जल्दी। हाँ, 2.02 ग्राम। इतना अमाउंट हम डालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या हुआ भाई, अरे तो तुम ही लोग बोल रहे हैं ना भाई, हम थोड़ी बोल रहे हैं कैलकुलेट करके, क्या आ रहा है बताओगे सही तब तो। हम थोड़ी यहाँ पे कैलकुलेशन करने बैठे हैं, बताओ कितना आ रहा है, 0.2 आ रहा है, 2.2 आ रहा है, क्या आ रहा है, 0.
इसी का सुन के हम लिखे हैं अभी 0. चलो ठीक है, लगभग 0.49 हो गया। छोटा सा कैलकुलेशन है, इसी में लड़ रहा है। समझ में आया भाई? आगे चलें, करो। चलो करते रहना क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्या है, लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जानने से पहले तुमको जानना पड़ेगा डिफ्यूजन क्या होता है। कोई जानता है डिफ्यूजन? वो कहाँ चलेगा तुम सेमी परमिएबल में, हम सिर्फ डिफ्यूजन पूछे क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन? किसी भी गैस का, लिक्विड का, सॉलिड का, किसी भी चीज का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चले जाना ही क्या कहलाता है? ये कैसा प्रोसेस होगा, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस मीन्स जो खुद से हो जाए या हल्का सा पुश से हो जाए, उसी को बोलते थे ना। और नॉन स्पॉन्टेनियस किसको बोलते हैं? जिसको कंटिन्यूअस एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता था, वो क्या होता था? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो सबसे पहला बात आपको ये याद रखना है कि डिफ्यूजन कैसा प्रोसेस होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन क्या बोलता है? मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बिहार बोर्ड ध्यान दोगे, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सीबीएसई में इतना बेसिक नहीं पूछेगा। तो मान लेते हैं ये हमारा एक डब्बा है, डब्बे में एक बीच में हमने एक कुछ लगा रखा है सेपरेट करने के लिए। इस साइड हमारा सॉल्यूशन 1 है और इस साइड सॉल्यूशन 2 है। इस तरफ का कंसंट्रेशन C1 और इस साइड का कंसंट्रेशन C2 है। और हम बोल रहे हैं कि C1 जो है वो C2 से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो समझो, अगर हम बोल रहे हैं कि C1 साइड में क्या ज्यादा है? सॉल्वेंट। C1 साइड में किसके एक्सेस है? सॉल्वेंट का एक्सेस ज्यादा है। तो सॉल्यूट, अरे क्या बोल दिया मैं, फिर ये कहां से लिखा गया? एक सेकंड। ध्यान दोगे इधर, बात नहीं। कंसंट्रेशन ऑफ C1 यानी C1 साइड में अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन C2 साइड के सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से ज्यादा है। कंसंट्रेशन डिसाइड कौन करता है? सॉल्वेंट या सॉल्यूट? हम किससे खेल रहे हैं? सॉल्वेंट या सॉल्यूट? सॉल्यूट। एक गिलास पानी है, उसमें 1 चम्मच चीनी डाले, कंसंट्रेशन चेंज होगा। 2 डाले और चेंज होगा। 3 डाले, यानी किसी भी कंसंट्रेशन को चेंज होने के पीछे किसका हाथ है? सॉल्यूट का। यानी अगर हम बोलते हैं आपसे कि C1 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इट मींस C1 में सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा होगी या सॉल्वेंट की? इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? सॉल्यूट एक्सेस इन, ठीक है। अब अगर C2 का कंसंट्रेशन कम है तो वहां पर सॉल्यूट क्या होगा? कम होगा। तो वहां पर ज्यादा क्या होगा फिर? यानी सॉल्वेंट एक्सेस इन, यानी जिधर का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम उधर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा, जिधर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा उधर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा। उल्टा पुल्टा काहे बोलता है? कम नहीं ज्यादा, ठीक है। अगला क्या लिखा हुआ है यहां पर? ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस पढ़ो क्या है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर टू, किसका मूवमेंट? किसका मूवमेंट? कहां से कहां? लोअर टू, किधर लोअर कंसंट्रेशन है सॉल्वेंट का? सॉल्वेंट इस साइड कम है और इस साइड, अगर सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो इसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। और अगर कोई भी सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करता है तो उसको क्या बोलते हैं? या दूसरा इसको बोलने का तरीका क्या है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे समझ में आता है वैसे समझ सकते हैं। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। पर हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोसिस डिफ्यूजन है या ऑस्मोटिक प्रेशर है? क्या है? तो समझेंगे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है।
तो अब जो बीच में हम लगा रहे थे उसका एक स्पेशल नाम आएगा, क्या नाम है उसका? सेमी परमिएबल। सेमी मतलब परमिएबल से परमिट वर्ड आ रहा है, याद करने के लिए बता रहा हूं। और मेम्ब्रेन मतलब, मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं? झिल्ली टाइप का जो होता है उसको मेम्ब्रेन बोला जाता है। यानी एक ऐसा झिल्ली नुमा रचना, संरचना जो किसी भी पार्टिकल को परमिट करता है खुद से होकर जाने देने का, उसको क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी कहने का क्या मतलब है कि अगर दो पार्टिकल है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो किसी एक को ही खुद से होकर जाने देगा, या तो सॉल्यूट को या तो, इसीलिए उसके नाम में क्या लग गया? सेमी लग गया। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम लोग यूज करते हैं। एक तरफ का कंसंट्रेशन C1, दूसरे तरफ का कंसंट्रेशन C2। अगर C1 C2 से ज्यादा है तो बताओ सॉल्वेंट किधर एक्सेस होगा? सॉल्वेंट किधर एक्सेस होगा भाई? C2। और सॉल्यूट किधर एक्सेस होगा? ये बात तो आपको पहले से पता है। अब यहां पर क्या बोल रहा है? डू नॉट परमिट मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये सॉल्यूट पार्टिकल को खुद से होकर मूवमेंट करना परमिट नहीं करता है। सिर्फ किसको परमिशन देता है? सॉल्वेंट को। कहता है सॉल्वेंट आप चले जाएं, सॉल्यूट आप नहीं जा सकते हैं। रीजन क्या है? कि सॉल्यूट का जो साइज होगा सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। तो सॉल्वेंट आसानी से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्रॉस कर जाता है और सॉल्यूट पार्टिकल क्रॉस नहीं कर पाता है। यहां तक बात समझ में आया? ठीक है। अब यहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का पिछले बार 22 में सीबीएसई में पूछ दिया था एक एग्जाम्पल, तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख दिए। एनिमल मेम्ब्रेन, सेलोफोन या कॉपर फेरोसाइनाइड, इसको पढ़ते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे आगे चल के। तो ये 3 टाइप का नाम याद रखना है, इसका यूज हम लोग एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन करते हैं। क्लियर है बात? अब बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर का। अब समझो क्या बोल रहा है? द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। कहां से कहा? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के तरफ। तो मान लेते हैं एक बीकर है, इधर हमारा क्या भरा पड़ा है? सॉल्यूशन, और इधर क्या है? प्योर सॉल्वेंट, और बीच में हमने क्या लगा रखा है? सेमी परमिएबल। तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो यहां से उठ के कहां जा रहा होगा? सॉल्यूशन में जा रहा होगा। नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, ऑटोमेटिक इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर आराम से जा रहा होगा। अब क्या बोल रहे हैं? solution can be stopped by applying some extra pressure over solution side is called osmotic pressure। यानी इधर से कुछ इधर जा रहा है, अब उसको रोकना है, तो क्या कर रहे हैं? हम यहां से एक प्रेशर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? अब एक्सटर्नल प्रेशर जैसे ही हम सॉल्यूशन साइड पर लगाएंगे तो सॉल्यूशन जो उधर से आने वाला ऑब्जेक्ट है उसको क्या करेगा? रोकेगा कि नहीं रोकेगा? हाँ या ना? तो the external pressure which should be applied on the solution side to prevent the solvent particle coming from the solvent to the solution side, that pressure is called osmotic। बोलो क्लियर है क्या? सॉल्यूशन के तरफ आ रहे सॉल्वेंट पार्टिकल को रोकने के लिए जिस दाब का, जिस प्रेशर का प्रयोग किया जाता है उसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जाना जाता है। क्लियर? यानी एक प्रेशर इसको बनाए रखेंगे तो सॉल्वेंट पार्टिकल रुक जाएगा। अब यहीं पे समझना रिवर्स ऑस्मोसिस का कमाल। मान लो मेरे पास कोई गंदा पानी है। कैसा पानी है? गंदा पानी इन सेंस मिट्टी घोल के नहीं लाया हूं, उसमें आयरन है, लेड है, बहुत सारा मान लो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, जो पीने से हमको क्या हो रहा होगा? नुकसान हो रहा होगा। हाँ या ना? तो अब क्या करते हैं हम लोग? आरओ के अंदर रिवर्स ऑस्मोसिस का काम करते हैं। कौन सा ऑस्मोसिस? यानी सॉल्यूशन, सॉल्वेंट साइड पूरा खाली है, इधर से पूरा सॉल्वेंट हम निकाल चुके हैं और इधर हमने उस गंदे पानी को डाला। है या ना? उसके बाद हम इधर से क्या करेंगे? प्रेशर लगाएंगे, और यहां पर क्या लगा के रखे हुए हैं? सेमी परमिएबल। अब प्रेशर एक लगाएंगे, लगाते 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 अब जैसे मेरा प्रेशर बढ़ना शुरू होगा वैसे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है, तो जो सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्वेंट है वो किधर मूव करेगा? इस साइड। और सॉल्यूट पार्टिकल क्या इससे होकर पास हो सकता है क्या? नहीं। यानी यहां से सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर यहां से कहां पहुंच जाएगा? हमारे सॉल्वेंट के चेंबर में, और सॉल्यूट किधर रह जाएगा? सॉल्यूशन। तो यही प्रोसेस हम क्या कर रहे हैं? पानी को प्योरीफाई कर रहे हैं, पानी में मौजूद गंदगी को क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ में आया? ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या? ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस है सॉल्वेंट पार्टिकल का सॉल्यूशन की तरफ मूव होना।
ये क्या है? ऑस्मोसिस। सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ, यहां पढ़े हो ना, देखो सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ, इधर ही लिखे हैं ना, किधर लिखे हैं यार? ऑस्मोसिस, हाँ। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, यानी इधर मान लो ज्यादा है इधर कम है, तो इधर से इधर का मूवमेंट क्या है? ऑस्मोसिस है। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस क्या बोल रहा है कि सॉल्यूशन से किधर मूव करेंगे? सॉल्वेंट की तरफ। तो ये ऑस्मोसिस का ठीक उल्टा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। और इस पर कौन वर्क कर रहा है? हमारा आरओ, केंट, ये सब इसी वर्क पे काम कर रहा है। महंगा मिलता है सस्ता मिलता है? महंगा मिलता है ना। वो महंगा सिर्फ एक ही चीज है जो उसको महंगा बना रहा है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बहुत महंगा मिलता है। इस वजह से आरओ का कीमत जो है क्या है? ज्यादा है। कोई ऐसा एलिमेंट बना दिया जाए जो एसपीएम को रिप्लेस कर दे तो आरओ भी सस्ता हो जाएगा। अच्छा, अब तुम लोग खुद सोच के बताओगे, ध्यान दो इधर। ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? नॉन, खुद से तो नहीं होगा। और नॉन स्पॉन्टेनियस को हम करा रहे हैं तो हमको क्या देना पड़ेगा? उसको अलग से एनर्जी देना पड़ेगा। देते हैं नहीं देते हैं? लगातार इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको मिल रहा होता है। लाइट कटेगा आरओ काम करना। तो पूरा कहानी क्लियर है। ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस का कहानी लिख लोगे। ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा जाए तो क्या बताओगे? द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। किससे दिखाते हैं इसको? पाई से। किससे दिखाते हैं? पाई। अब पाई के बारे में समझिए क्या क्या कहानी है। पाई जो होता है वो मोलैरिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखता है, और पाई जो है वो टेम्परेचर के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखता है। तो हम लिख सकते हैं पाई बराबर m इंटू टी, और सॉल्यूशन कांस्टेंट लगा दिए r। तो फॉर्मूला याद रखना है, पाई बराबर mr/t। अच्छा, एक और कमाल का चीज देखो, ये m क्या है? मोलैरिटी। मोलैरिटी को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ, यानी सॉल्यूट बाय वॉल्यूम। तो m की जगह पे लिख सकते हैं n बाई भी, और भी को इधर घुसाओ तो ये फॉर्मूला कभी देखे हो? यही तो रटे हो जिंदगी भर। पीवी इज इक्वल टू, वही सारा कहानी वही नाच रहा है। इसीलिए बोले थे 11th क्लास इज मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर 12th। घूम फिर के वहीं आओगे। पीवी इज इक्वल टू एनआर। मेन ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है पाई बराबर mr/t। क्लियर, समझ में आया? यहां पर तुम्हारे हेल्प के लिए लिख दिए हैं 1 atm कितना पास्कल के बराबर होता है? कितना न्यूटन पर मीटर? दिस। कितना बार? दिस। कितना mmHg? दिस। कितना टॉर्क? कितना बार? खत्म। दिस 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 दिस, फिस, खत्म। क्लियर? तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी याद हो गया क्या? चलिए यहां पर थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे? सबसे पहला बात, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? जो किस पर डिपेंड करे? डिपेंड्स अपॉन सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, ध्यान दो इधर। कितने टाइप का पढ़े थे हम लोग? क्या क्या? पहला क्या पढ़े? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर। क्या फॉर्मूला पढ़े इसमें? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स पी। नेक्स्ट क्या पढ़े थे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या फॉर्मूला पढ़े थे यहां पर? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। नेक्स्ट क्या पढ़े थे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या फॉर्मूला पढ़े? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू डेल्टा के एफ इंटू एम। नेक्स्ट अभी क्या पढ़े? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या पढ़े? पाई इज इक्वल टू। क्लियर है क्या? अब एक बात और ध्यान रखना, किसी को लग रहा हो तेज चल रहा हो तो बता दो। तेज चल रहा है तो बता दो। तेज चल रहा है कि ठीक चल रहा है? ठीक है ना? अब देखो इस बार का मेरा क्या फंडा है। पिछले बार हम जो केमिस्ट्री पढ़ाए थे, ध्यान दो, पिछली बार केमिस्ट्री में कैसे पढ़ाया था? आराम आराम से पढ़ाए थे, और एट द एंड जब एग्जाम का 1-1.5 महीना बचा था तब हम जाकर के केमिस्ट्री को खत्म किए थे। पर इस बार हम सोच रहे हैं
कि हो सकता है कोई कोई चैप्टर आपका तेजी में निकले, पर इसका मतलब ये नहीं है कि खत्म करके निपटा देंगे। जितना जल्दी खत्म होगा उतना जल्दी वापस से रिवीजन, जितना जल्दी खत्म होगा उतना जल्दी रिवीजन। तो एक बार आराम आराम से पढ़ना ज्यादा बेहतर है, या एक ही चीज को 2-3 बार रिवाइज कर लें इस टाइम पीरियड में, वो ज्यादा बेहतर है। जो तुम लोग कहोगे वैसे करूंगा। हाँ वोट करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। आराम आराम से एक बार पढ़ना। आराम फास्ट का सेंस ये नहीं कि हम एक ही बार में चले जाएंगे, इसी स्पीड में चलूंगा। आराम का मतलब क्या होता है जानते हो? आराम का मतलब होगा कि एक दिन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़े, उसका 10 को क्वेश्चन किए, एक दिन गया। ये आराम है, ये आराम है, ठीक है। और स्पीड मेरा ये है जो हम पढ़ा रहे हैं। इस स्पीड में चलेंगे तो कम से कम हम 2 बार रिवीजन करवा देंगे पूरे किताब का। और अगर बिल्कुल आराम आराम से चलना है तो एक बार पढ़ाई होगा, खेल खत्म हो जाएगा। बाकी बता दो क्या करना है। वोटिंग, वोटिंग भाई वोटिंग। आराम आराम से पढ़ने वाले कितने हैं जिनको एक बार खत्म करना है? 2, 4, 6, 7। तो अब हाथ उठाने तो कोई फायदा ही नहीं है, वोट गिर गया तुम्हारा, रहने दो। चलो ठीक, यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो खत्म हो गया सॉल्यूशन क्या? चलो पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, करो जल्दी से। स्लाइड पीछे करें। पाई बराबर एम आर टी, जो खोज रहे हो लिख लो। मना बात कम कर, काम कर, ठीक है ना? समय है अब, वापस नहीं मिलेगा। 1 साल डुबा चुके हो, पढ़ लो अब। जल्दी से बताओ क्या आंसर आया। भाई ऑप्शन दिया हुआ है तो 100-200 कैसे निकाल दे रहा है? चलो ध्यान दो, यही सब तो नहीं आता है तुम लोग को। क्या लिखा हुआ है? ये पढ़ना सीख गए, सारा सॉल्यूशन कंप्लीट। क्या मतलब है इसका? कैसे पढ़ेंगे इसको? कैसे पढ़ेंगे इसको? 5% वेट बाय वॉल्यूम कैन शुगर को सॉल्यूशन के लैंग्वेज में कैसे पढ़ेंगे? 100 ग्राम, यहाँ ग्राम में ही, वेट बाय वॉल्यूम ग्राम में होता है। 5 ग्राम चीनी, चीनी है ना, कैन शुगर, 5 ग्राम चीनी प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये है 5% वेट बाय वॉल्यूम। 1 लीटर में 5 ग्राम क्या मौजूद है? चीनी मौजूद है। यही कहलाता है 5% वेट बाय वॉल्यूम। यानी गिवन मास क्या है सॉल्यूट का? 5 ग्राम। मोलर मास बताओ जल्दी से। 342 है ना? अच्छा, टेम्परेचर कितना है? 298 केल्विन। सेल्सियस में कोई नहीं रख लेना। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या चाहिए हमको? पाई इज इक्वल टू एम आर। एम कितना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 5/342 प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 0.081। क्या होता है जी सॉल्यूशन गैस कांस्टेंट का? 288 है, ठीक ठीक, इंटू 288
8 केल्विन। इसको अप्रॉक्स करके आंसर बताओ कितना आ रहा है? 3.4 आ रहा है ना? ठीक, सिंपल सा खेल है। पढ़ने सीख लो भाई, इसको पढ़ना सीख जाओ। हाँ, केन शुगर, शुगर, केन शुगर बोले, शुगर बोले, सुक्रोज बोले, सबका बात एक ही है। ठीक है, केन शुगर मतलब गन्ना मत समझ लेना, है ना? शुगर केन बोलते हैं ना गन्ना को, वो मतलब वो नहीं है, उधर नहीं जाना है। कितना आ रहा है हमारा? 3.4। चलिए आगे। वही क्वेश्चन है। अब समझिएगा, यहां पर कुछ लिखा हुआ है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का क्या मतलब है? सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मान लो कोई दो सॉल्यूशन है और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आ चुका है, तो सॉल्यूशन को कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे? हाइपोटोनिक मतलब एक का दूसरे से कम होगा, और हाइपरटोनिक मतलब एक का दूसरे से ज्यादा होगा। क्लियर है क्या? फिर से गलती, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसको हाइपरटोनिक करेंगे। हाइपरटोनिक, मोर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक यानी आइसो मतलब तो सेम होता है, पढ़े हो ना? आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोमर्स, सब में सेम का टर्म आता है। अगर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में कम है, तो जिसका कम है उसको कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे? हाइपोटोनिक। जिसका ज्यादा है उसको क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक। क्लियर है बात? बिहार बोर्ड का खेल खत्म। बिहार बोर्ड इससे ज्यादा नहीं पढ़ेगा। बिहार बोर्ड रिलैक्स मोड पे आ सकता है, इससे ज्यादा बिहार बोर्ड को पढ़ने का नीड नहीं है सॉल्यूशन में। सीबीएसई बोर्ड, नया टॉपिक है आपका, वांट हाफ फैक्टर। ध्यान दोगे? बातें नहीं। क्या कर रहा है? हाँ, बिहार बोर्ड क्लियर है यहां तक सब कुछ? बिहार बोर्ड से बात कर रहा हूं मैं, खड़े हो जाओ बिहार बोर्ड जितने हो। जनसंख्या अच्छा है, ठीक। बैठिए अब आप लोग शांति से समझने का कोशिश कीजिएगा, अगले टॉपिक को समझ में आता है ठीक, अदरवाइज आपके सिलेबस में ये नहीं है। ठीक है, क्या है टॉपिक? पढ़ो। वांट हाफ फैक्टर। इसको समझने से पहले हम तुमको समझाएंगे कुछ बात, ध्यान दोगे? अभी तक हम जो भी कहानी पढ़े हैं वो था नॉन इलेक्ट्रोलिटिक के बारे में, यानी वो सॉल्यूशन में जाने के बाद डिकम्पोज नहीं हो रहा था, टूट नहीं रहा था। यूरिया कैसा सॉल्ट, कैसा था हमारा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। शुगर कैसा होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ग्लूकोज कैसा होता है? नॉन इलेक्ट्रो। अगर कहीं पर बोल दिया जाए पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है? K2SO4। अगर कहीं पर बोल दूं मैं सोडियम क्लोराइड, NaCl, तो जब भी NaCl या कोई भी चीज ये सब वाटर में जाएगा तो कैसे ब्रेक करेगा? Na+Cl-। हाँ या ना? अब कोई आदमी एक काम किया, पानी में NaCl डाल दिया, ठीक है? वाटर के अंदर क्या डाला? NaCl। तो जब उसने NaCl डाला, ध्यान देना, तो उसने कितना मोल डाला? 1 मोल डाला। और जब वो पानी के अंदर गया, डिसोसिएट हुआ, तो कितना मोल बन गया? देखो तो, 1 मोल ये और 1 मोल, टोटल कितना मोल बना? 2 मोल बन गया। हाँ या ना? अब ऐसा हुआ, आ जाओ, कि 2 काम होता है, एक होता है कैलकुलेशन और एक होता है ऑब्जर्वेशन। कैलकुलेशन और कैलकुलेशन क्या होगा? जो हमारे पास फॉर्मूला है उससे हम कैलकुलेट करेंगे। तो एक बंदे ने बोला कि ठीक है, हम ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं किस फॉर्मूला से? पाई इज इक्वल टू MRT। क्या हो जाता है इसमें? पाई इज इक्वल टू MRT से। तो उसने NaCl को डाला था, हाँ या ना? तो NaCl का सारा कहानी लेके उसने पाई बराबर MRT से एक ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर दिया। लेटेस्ट से मान लेते हैं वो कितना आ गया? 1 atm।
ठीक है, क्लियर है। अब जो दूसरा बंदा इस वाटर को लेकर के गया लैब में, उसने, तुम तीनों बाहर जाओ, तीनों बाहर निकलो, जाओ जल्दी। किससे पूछ के पानी पी रहा है? किससे पूछ के पानी पी रहे हो तुम लोग? हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, पागल दिखते हैं? उधर पानी चाहिए, इधर पानी चाहिए, किसी को सोना है, उसको नींद आ रहा है। नींद आ रहा है तुमको? आंख तो पूरा चढ़ गया तुम्हारा, लग रहा है नशा करके आए हो। नहीं पढ़ना है तो मत आओ बाबू, ठीक है ना? पैसा फालतू में मत बर्बाद करो गार्जियन का, ठीक है? पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो। 11th नहीं है कि बस ऐसी पास हो जाएगा, 12th क्लास है, क्वेश्चन आएगा। फिर बाद में हमको गाली देने से कुछ नहीं होने वाला है। कितना गाली दे लोगे? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, घेर के मारोगे कि गलत पढ़ा है, तो और कुछ कर लोगे, और कुछ कर लोगे भाई? नहीं ना। किसका जिंदगी खराब होगा, मेरा तुम्हारा? पढ़ लो यार, प्यास लगा है, ठीक है, देते हैं पानी पीने का टाइम, पी लो पानी। 2 मिनट में मर तो नहीं जाओगे प्यास से? पढ़ लो थोड़ा, हैं? पढ़ाएं? पक्का ना? हाँ। तो एक आदमी पाई बराबर एम, बोला उन लोग को, बोला पाई बराबर MRT से कैलकुलेशन किया, और उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आ रहा है? 1 atm। ठीक है, क्यों 1 आ रहा है? क्योंकि उसने कितना मोल NaCl का कंसीडर कर रखा है? 1। ठीक है, अब जो लैब में गया, उसने जैसे अपने लैब के कुछ मशीन से प्रेशर जैसे मेजर किया, तो उसको जो है 1 atm के बजाय कितना मिल रहा है? 2 atm। अब तो हो गया लफड़ा कि एक का आया 1 atm, और जो लैब में ले गया उसको कितना आ रहा है? 2 atm। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि यहां पर कौन सा टर्म है? मोलैरिटी। मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। जब हमने डाला था तो सॉल्यूट का मोल्स कितना था, और अंदर डिसोसिएट होके कितना मोल बना लिया? 2। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में फर्क आएगा या नहीं आएगा? हाँ या ना? तो ये ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर और कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंस आया या नहीं आया? आ गया ना? इसी वजह से एक नया फैक्टर पढ़ना पड़ता है हमको, जिसको हम लोग बोलते हैं वांट हाफ फैक्टर, जिसको किससे दिखाते हैं? आई से। किससे दिखाते हैं? अब यहां से क्वेश्चन पूछता है आपसे, सीधे बोलेगा K2SO4 में आई का वैल्यू बताइए, CBSE बोर्ड। K2SO4 में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वांट हाफ फैक्टर? तो मेन कहानी क्या समझ में आया? कि हमने डाला था 1 मोल, टूट गया, डिसोसिएट हो गया, और कितना मोल बन गया? 1 से ज्यादा। और 1 से ज्यादा जैसी मोल में चेंजिंग आएगा तो मोलैरिटी बदलेगा, और मोलैरिटी बदलेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। हाँ या ना? यही कहानी है ना? अच्छा, ये तो टूटने का बात हुआ। हो सकता है कुछ चीजें एसोसिएट भी कर जाएं, जैसे हम बात कर लेते हैं CH3COOH। क्या होता है इसको? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? CH3C। मान लो हम इसका 2 मोल डाल रहे हैं, किसी बंदे ने बोला कि 2 मोल CH3COOH है, इसका आप सॉल्यूशन बनाइए, ये एक सॉल्यूट है। उसके बाद उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट निकालिए, कुछ भी कीजिएगा। तो उसने जैसे ही डाला 2 मोल, तो देखो क्या होगा? CH3COH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OCOH CH3। हाँ सॉरी, एक सेकेंड, 2 मोल है, कोई दिक्कत है क्या? ये भी वही है, CH3COOH CH3C। अब यहां पर क्या होगा बताओ जरा? और यहां पर क्या होगा? हाइड्रोजन डाले थे कितना मोल, और जुड़ के कितना बन गया? अब क्या होगा? तुम जो कैलकुलेट कर रहे होगे 2 मोल पर, तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ और आ रहा होगा, और जो लैब में जाकर के उसका ऑब्जर्व किया, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ और आ रहा होगा। तो फर्क आया नहीं आया? क्या चेंज हुआ? मोल तो चेंज हो गया ना। यहां पर क्या हुआ? एसोसिएशन हुआ था, और पिछले केस में क्या हुआ था? डिसोसिएशन हुआ था। तो डिसोसिएशन होने पर चीजें बढ़ जाती हैं, और एसोसिएशन होने पर चीजें कम हो जाती हैं। अब एक बात बताओ, क्या सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर में ही बदलाव आएगा, या जितना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सब में छेड़खानी हो जाएगा? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते ही उसको है जो किस पर डिपेंड करता हो? सॉल्यूट के मोल्स पर, कंसंट्रेशन पर। अगर मोल्स में ही बदलाव आ जा रहा है तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, सब गड़बड़ा जाएगा। अब इन सब गड़बड़ चीज को सुधारने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? वांट ऑफ
फैक्टर। क्लियर है? अब देखो वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, यहाँ पे कुछ डिफिनीशन लिखा हुआ है, पहले पढ़ो क्या है। टू कैलकुलेट द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, want of factor in 8086 introduce a factor I called want of factor. Want of factor I defined as the ratio of experimental value of colligative property to the calculated value of colligative property. यानी ऑब्जर्व किया हुआ और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपने कैलकुलेट किया है, इन दोनों का रेशियो आपको क्या देगा? आई देगा। यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखिए आई बराबर एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और यहाँ पर क्या है? कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपने कैलकुलेट किया और जो आपने एक्सपेरिमेंट में निकाला, उन दोनों का रेशियो क्या देगा? आई देगा, और यही क्या कहलाएगा? वांट ऑफ फैक्टर कहलाएगा। दूसरा तरीका क्या है निकालने का? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। यानी कहने का मतलब है, समझिएगा, यहां पर हम बात करते हैं NaCl का। NaCl का भी कितना मोल है? जैसे ये वाटर में सॉल्यूशन बनने गया तो ये क्या बन जाएगा? Na+ और Cl-। हाँ या ना? अब हमको बोला जाए, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, आई बताइए NaCl के लिए क्या होगा? आई जो है NaCl के लिए क्या होगा? तो क्या होता है फॉर्मूला देखो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। डिसोसिएट और एसोसिएट करने से पहले सॉल्यूट का कितना मोल था? तो क्या जवाब होगा हमारे पास? कितना मोल है? 1 मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर, सॉरी आफ्टर बिफोर हो गया, उल्टा कर दिया, सॉरी। यहां पर कितना होगा? यहां पर बाद में कितना हुआ? 2 और पहले कितना हुआ? 1। तो आई बराबर कितना आ गया? 2। यानी वांट ऑफ फैक्टर फॉर NaCl कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? अब ये जो डिसोसिएशन हुआ है, ये 100% डिसोसिएशन है या कुछ परसेंट डिसोसिएशन हुआ है? कुछ कैसे दिख रहा है? 100% डिसोसिएट हुआ है भाई। NaCl से Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, अब क्या बच रहा है? कुछ बचा क्या? HCl को अगर हम बात करें, HCl, तो ये कैसे डिसोसिएट होता है? H+, इसको क्या बोलेंगे? 100% डिसोसिएशन नहीं बोला जाएगा, हाँ या ना? अच्छा, अब बताना जरा, CH3 COOH कैसे डिसोसिएट करता है? H+ और CH3 COO-। दिस इज नॉट अ 100% डिसोसिएशन। क्या ये 100% डिसोसिएट हुआ? नहीं हुआ। पर ये सब जो है ये क्या हुआ है? 100% डिसोसिएट हुआ है। तो डिसोसिएशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? आफ्टर डिसोसिएट या एसोसिएट होने के बाद कितना मोल है और पहले कितना मोल था, उन दोनों का रेशियो क्या कैलकुलेट करके दे देगा? वांट ऑफ फैक्टर, जिसको क्या बोलते हैं? आई। क्लियर है क्या? तो जल्दी से हमको कैलकुलेट करके बताओ, K2SO4 के लिए वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा? हरी अप। What is the want of factor for K2SO4? बहुत काम का चीज है, यहां से बहुत ऑब्जेक्टिव बनता है CBSE बोर्ड। कितना आया? 2 आया। आइए देखते हैं कैसे भाई। K2SO4 कैसे ब्रेक करेगा ये? 2K प्लस SO4 2, ऐसे ब्रेक करेगा ना। बाद में कितना मोल बना? 2 और 1 3। पहले कितना मोल था इसका? 1। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा? 3/1 विच इज इक्वल टू, बताओ। अभी भी तुम लोग गलत बना रहे हो। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? Al2SO4 का बताओ। बहुत अच्छा और बहुत शानदार टॉपिक है ये, समझ के पढ़ना है। नहीं, यहां पर फॉर्मूला ही गलत लिख दिया हूं। ये होता है फॉर्मूला Al2SO4 होल थ्राइस। कितना आ जाएगा? 5 आ जाए। क्लियर है क्या? अब हमारे एक सवाल का जवाब दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, और यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में भी पूछा गया है, सिलेबस में है नहीं पर बिहार बोर्ड में भी पूछा गया है, सब जवाब देगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, बात नहीं, हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। नीचे दिए गए समथिंग से किसका सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर है? ऑप्शन लीजिए, अच्छे अच्छे हिल जाएंगे। NaCl, H2SO4, K2SO4, Al2SO4 होल थ्राइस। जवाब दोगे तो हमको तर्क भी जानना है, किस बेसिस पर इसका जवाब दिए हो। बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, डेटा कुछ और था पर यही पूछा हुआ था। ए डी बोल रहे हो, बी बोल रहे हो? डी फॉर डॉग। बताओ कैसे? तो अब हमको क्या मालूम चला यहां से इस क्वेश्चन को देखते ही कि हमारा जितना भी फॉर्मूला था, कहीं पर लिखे थे क्या हम लोग फॉर्मूला? सारा फॉर्मूला एक जगह लिखे है ना कहीं पर? ये सब फॉर्मूले में अब क्या चेंजिंग आने वाला है? सब में मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा? सब में मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाइड बाई। समझ में आ रहा है? अब जो हमारा क्वेश्चन है यहां वाला, इसमें कोई और डेटा दे रखा है क्या? ना कोई मोलैरिटी, पाई बराबर क्या होता है? M इंटू आर। ना मोलैरिटी का कोई हमारे पास कहानी बताया, आर तो कांस्टेंट ही होता है, टेम्परेचर का भी कुछ बात नहीं, तो फैक्टर किस पर डिपेंड करने लगा? आई पर। यानी जिसका वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर के बजाय मान लो कुछ और पूछ ले तो भी किस पर चले जाएंगे? आई पर ही जाएंगे। अब ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा आई को देखकर ही आप जवाब दें, ये भी जरूरी नहीं है। जैसे क्वेश्चन देते हैं, लिखो। यहां तक समझ में आया बात? कोई दिक्कत? क्वेश्चन एक लिखो, लिखवा रहा हूं, क्वेश्चन में लाया हूं। लिखिएगा, एट अ गिवन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग at a given temperature which of the following having highest osmotic pressure, having highest osmotic pressure। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1 मोलर NaCl, ऑप्शन नंबर बी 1 मोलर Na2SO4, ऑप्शन नंबर सी 1 मोलर Al2SO4 होल थ्राइस। चलो तीन में ही बता दो किसका होगा सबसे ज्यादा। ठीक है, क्यों सी होगा? रीजन वही पुराना, सबका मोलैरिटी सेम, बाकी कोई इंफॉर्मेशन अपने पास है नहीं इसलिए। सेम क्वेश्चन, अगला ऑप्शन लिखिएगा या क्वेश्चन ही बदल देते हैं, लिखो 1 मोलर NaCl, 1 मोलर NaCl, ऑप्शन नंबर बी 1 मोलर यूरिया, ऑप्शन नंबर बी 1 मोलर यूरिया, ऑप्शन नंबर डी 1 मोलर बेंजोइक एसिड। अच्छा कहोगे बेंजोइक एसिड क्या होता है? तो C6H5C O, दिस इज योर बेंजोइक एसिड। इसमें बताना है हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। बताइए, हाईएस्ट बताना है किसका होगा? Na। क्यों? NaCl 100% डिसोसिएट होगा, 2 मोल बनाएगा, आई का वैल्यू आएगा 2। दूसरा जो यूरिया है वो डिसोसिएट ही नहीं होता है, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, और अगर कोई डिसोसिएट नहीं होता है उसके लिए आई का वैल्यू कितना होगा? 0। तो पूरा ऑस्मोटिक प्रेशर 0 नहीं कर देगा। सारे फॉर्मूला में किसका मल्टीप्लाई किए हो? आई का। अगर कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है और तुम बोल रहे हो उसमें आई का वैल्यू 0 है तो कुछ कैलकुलेट होगा क्या? 1 होता है।
क्या होता है? तो यहां पर याद रखना है कि जो भी आपका कौन एलिमेंट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बात नहीं, उसके लिए आई का वैल्यू कितना होगा? अगर कहीं पर क्या हो रहा हो, डिसोसिएशन, तो वहां पर आई का वैल्यू ग्रेटर देन आता है ना, डिसोसिएट करके 1 से ग्रेटर ही तो आ रहा था। और अगर कहीं पर एसोसिएशन हो, एसोसिएशन हो तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? लेस देन 1। अभी पीछे एग्जांपल देखे थे, CH3COOH कितना मोल डाले थे? 2, बना था कितना? 1, तो कम हुआ ना। समझ में आ रहा है बात? तो ये बात आपको याद रखना है। क्लियर है क्या? अच्छा, यूरिया तो डिसोसिएट करेगा ही नहीं, ठीक है, तो उसका 1 हो गया आई, और NaCl का कितना हो गया? 2। और ये तीसरा क्या है हमारा? बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड क्या करता है? बेंजोइक एसिड क्या करेगा? नाम से ही दिखना चाहिए, C6H5COOH। तो इधर से किसी को पकड़ेगा और क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या हुआ है? एसोसिएट हुआ है, तो इसका तो 1 से भी कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा ऑस्मोटिक प्रेशर? 1 मोलर NaC। ठीक है, अब थोड़ा सा और 1% आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। लिखिए, सेम क्वेश्चन, आंसर बदल, क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन चेंज कर रहा हूं। 1% यूरिया, 1% यूरिया, 1% NaCl और 1% सोडियम सल्फेट। 1% यूरिया, अबे यार बार बार, 1% यूरिया, 1% क्या लिखा है? यूरिया, 1% NaCl और 1% Na2SO4। तीनों है भाई, ध्यान दीजिएगा। A B 1% NaCl, 1% यूरिया, 1% Na2SO4। बड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ये CBSE PYQ है। अभी इससे पहले जो पढ़े थे वो बिहार बोर्ड में पूछा था, पर पिछले 2-3 साल से नहीं पूछ रहा है। हो सकता है कहीं पूछ दे, इसलिए बेसिक, इससे ज्यादा नहीं सोचना है। ये सोचिए भाई, बिहार CBSE बोर्ड किसका ज्यादा होगा? Na2 किस किस बेसिस पर जवाब दिए? आई पे? बोल भाई CBSE, नाक मत हिलाओ, जवाब दो। सोचना है भाई, थोड़ा सोचना है, थोड़ा अकल लगाइएगा। क्या निकालना है हमको? पाई। सबका पाई चेक करना है ना। पाई बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? ना आर का कोई इन्फॉर्मेशन, आर तो कांस्टेंट है, ना टी का कोई इन्फॉर्मेशन, और इनटू में क्या होता है? यानी आई तो हमको पता चल जाएगा। पहले वाले के लिए आई कितना है? 2, दूसरे वाले के लिए आई, तीसरे वाले के लिए आई। चलिए, लेकिन यहाँ पर एक और फैक्टर है भैया, मोलैरिटी, हाँ या ना? ये मोलर में नहीं दिया है, ये किस में दे रखा है? तो 1% का क्या मतलब हुआ मोलैरिटी में? 1% का क्या मतलब हुआ? 1 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है ना। 1% का क्या मतलब हुआ? 1 ग्राम कितने में? 1 लीटर में, है या ना? तो यहां पर जरा मोलैरिटी निकालिएगा। पहले वाले के केस में मोलैरिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, कैसा होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सबके लिए एक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन, तो गिवन मास कितना है? 1 ग्राम। मोलर मास इसका कितना होगा? 58.5 मल्टीप्लाइड बाई आई कितना है इसके लिए? करो 1 बाई कितना हो जाएगा ये? 258 कितने टाइम में? 29.5 टाइम्स 25, जो भी है। दूसरा चेक करते हैं यूरिया के लिए, बताइए मोलैरिटी कितना आएगा? 1 बाई कितना होता है यूरिया का? 60। ये कितना? 1/60 हो गया। तीसरा चेक करो जरा,
मोलैरिटी 1/Na2SO4 का मोलर मास, पक्का ना? कितना है भाई Na2SO4 का? 142 इंटू 3 से इसको डिवाइड करो, कितना आएगा? 1/47 पॉइंट। अब जरा देखो, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाता है? छोटा, या यानी पाई बराबर, इसके कंडीशन में समझना, इसके जगह पर पाई बराबर हमको क्या मिल रहा है? 1/29.5। इसमें क्या मिल रहा है? पाई बराबर 1 इसमें क्या मिल रहा है? पाई बराबर 1 खुद से देख के बताओ, सबसे ज्यादा किसका होगा ऑस्मोटिक प्रेशर? NaCl का। फिर किसका होगा? फिर किसका होगा? तो सिर्फ आई फैक्टर पे जवाब दोगे तो फिर बैंड बच जाएगा। समझ में आया बात? परसेंट में था तो निकाले, अगर मोलैरिटी में होता 1 मोलर तो चुपचाप से आई फैक्टर देखते, झटाक से अपना जवाब रेडी रहता। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? तो ये सारा खेल था जब हमारा चीज 100% एसोसिएट हो रहा है, 100% डिसोसिएट हो रहा है। अब हो सकता है कि हमारा जो भी सॉल्यूट है वो 100% ना हो, तब क्या होगा? कुछ सोच सकते हो? बताओ। छोड़ देंगे अब क्लास, टेंशन नहीं लेना है, कल टेस्ट होगा सॉल्यूशन का, ठीक है ना? रेडी रहना है। मान लेते हैं ये हमारा NaCl है, ध्यान दोगे, ये क्या है? NaCl। ये डिसोसिएट हुआ Na प्लस, और मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 100% डिसोसिएशन, एज्यूम कर रहा हूं, हो तो रहा है 100%, पर मैं मान लेता हूं ये 100% डिसोसिएशन। तो दो कंडीशन बनाते हैं, T बराबर 0 पर, जब स्टार्टिंग टाइम होगा तो इसके पास 1 मोल होगा, हाँ या ना? और इसका कुछ बना होगा क्या? स्टार्टिंग में डिसोसिएट हुआ होगा क्या? नहीं, तो ये 0 0 0 0। अब जैसी कुछ समय बढ़ा होगा तो इसका धीरे धीरे कमी आ रहा होगा, और धीरे धीरे कहां पहुंच रहा होगा? प्रोडक्ट साइड में पहुंच रहा होगा। तो जो धीरे धीरे कमी आ रहा होता है उसको हम लोग केमिस्ट्री में एक नाम से पढ़ते हैं, जिसका क्या नाम होता है? अल्फा, और इसको बोला जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इनिशियली 1 था, प्रोडक्ट था 0 0। अब धीरे धीरे क्या हुआ? जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ा वैसे वैसे 1 में से कितना का कमी आने लगेगा? अल्फा का। तो यहां पर हम बोल सकते हैं एट कुछ टाइम पर 1 माइनस अल्फा। क्या हुआ? 1 माइनस अल्फा। और अच्छा एक बात बताओ, अगर इधर से पूरी तरह से खत्म हो जाए तो उधर पूरी तरह से बन जाता। अगर इसका 1 मोल खत्म होता है तो Na का कितना मोल बनता है? इधर 1 मोल जाता तो Cl का कितना बनता है? तो इधर का अल्फा गया है तो उधर का कितना बनेगा? इधर का अल्फा है तो उधर का कितना फॉर्मेशन होगा? अल्फा। यानी इधर अल्फा से कमी हुआ है तो इधर किसका फॉर्मेशन होगा? अल्फा का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब इसके लिए हमको आई कैलकुलेट करके बताओ। आई का क्या फॉर्मूला था? आई के लिए क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन में क्या क्या आया है? अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा अपॉन पहले कितना था? 1। कैलकुलेट करो कितना होगा? 1 प्लस दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। और अगर अल्फा पूछ दे तो क्या बोल देते हैं? आई माइनस ये 100% डिसोसिएशन नहीं होगा तब वहां पर कौन आएगा? अल्फा, जिसको क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और वहां पर आई इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद खत्म करेंगे। इसका तुम लोग खुद से हमको बना के बताओ। मान लो ये 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है, चलो बताओ इसमें हमको आई का वैल्यू कितना आएगा? जल्दी से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? फिर से कहूंगा, बिहार बोर्ड, दिमाग नहीं लगाना, नहीं समझ में आ रहा है तो तुम छोड़ सकते हो, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। दिमाग लग रहा है लगा लो, अदरवाइज छोड़ दो।
हाँ पी लो। बना रहे, बना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बिहार बोर्ड नहीं ध्यान दे रहा है, कोई बात नहीं, सीबीएसई बोर्ड तो बनाओ यार कम से कम। तुमको बहुत परेशानी होता है रौनक। हाँ, दूसरा बात नहीं मानेगा, खाली फायदा वाला बात मानेगा ना। टीचर बोलता है पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है, तो पहला बात नहीं सुनेगा। खेलना सर बोले जरूरी है तो खेलेंगे। चल भाई देख इधर, ध्यान दो। कितना मोल है पहले, इनिशियली 1, तो इधर कितना। सबसे आसान तरीका समझा रहे हैं, अदरवाइज इसका फार्मूला भी आता है, 3 लाइन का फार्मूला भी होता है, उस पर भी समझा सकते हैं। समझो आसानी से, पहले 1 तो इनिशियली 0 0, इसमें से अल्फा का कमी हुआ होगा। अगर इधर से 1 जाता तो इधर कितना मोल बनता, तो इधर से अल्फा गया तो इधर कितना बनेगा। इधर से 1 कम होता तो उधर 1 मोल, इधर से अल्फा गया तो इधर, बस आई निकाल लो यार, क्या है। 2 अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा अपॉन पहले कितना था 1 था, 2 अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा माइनस अल्फा 2 अल्फा प्लस, और यहां से अगर आई अल्फा पूछ ले तो आई -1/, इसी को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसो। समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, फिर इसका भी जवाब दे ही दो। चलो बनाओ। अच्छा, ये तो पुराने वाले की तरह ही हो गया ना, पिछला एग्जाम्पल की तरह हो गया ना। ठीक है ठीक है, पुराने वाले की तरह हो गया है। अब बना दो। अभी डिसोसिएट वाला बहुत कर लिया ना, अब एसोसिएट कर दिया है। 2 मोल से कितना मोल तैयार हुआ है, बहुत इजी है यार, क्या दिक्कत है। इनिशियली कितना था, चलो तुम लोग खुद सोचोगे। इसको बनाओ जल्दी, इसके बाद क्लास बंद कर दूंगा। सोचो सोचो और बनाओ। क्या हो गया, 1 आ रहा है। आइए चेक कर लेते हैं भाई। इनिशियली 2, फाइनली 0, 2 माइनस, अगर यहां से 2 खत्म होता तो यहां पर कितना तैयार होता, 1। यहां से 2 मोल जाता तो यहां पर कितना मोल बनता, तो यहां से अल्फा मोल गया तो यहां पर कितना बनेगा, अल्फा/2, बस खेल खत्म। समझ में आया नहीं आया। यहां से 2 मोल था तो यहां कितना बना 1, 2 का हाफ हो गया, आधा हो गया, तो यहां से अगर अल्फा की कमी आई है तो इधर भी कितना होगा, अल्फा/2 का फॉर्मेशन होगा। बस बिफोर प्लस आफ्टर कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है, 2 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2 अपॉन कितना आ गया, 4 माइनस अल्फा प्लस /2, यही आ रहा है ना। 2 × 2 = 4 -2 अल्फा प्लस अल्फा/2 अपॉन 2 2 × 2 = 4। कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है,
4 माइनस अल्फा बाई, ये किसका वैल्यू आ गया? बोलो फंडा क्लियर? पक्का? हाँ चलिए फिर ठीक है। इसमें तो हम वो चीज नहीं डालें जो डालना चाहिए था, तो लिख देते हैं। थैंक यू नहीं लिखते हूँ, तो ऐसी गलती से लिख दिया था। तुम लोग को किस बात का थैंक यू बे? हैं पढ़ा हम रहे, थैंक यू तुमको काहे दें? ठीक है, समझ में आया सॉल्यूशन? हाँ या ना? टारगेट पे चल रहे हैं, 5 दिन समय देना था, दे दिए 5 दिन। अगले दिन इसका टेस्ट करेंगे, कल टेस्ट होगा सॉल्यूशन का। बिहार बोर्ड से वही क्वेश्चन पूछेंगे जो बिहार बोर्ड का होगा, और सीबीएसई से वही पूछेंगे जो सीबीएसई के लेवल का होगा। अब एक क्वेश्चन नहीं डिजाइन होगा, ठीक है? बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बिहार बोर्ड के हिसाब से बनेगा, सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से होगा। बिहार बोर्ड एक साइड, सीबीएसई बोर्ड अपने लेवल का तैयारी करना है, ना ज्यादा हाई पढ़ना है ना ज्यादा लो। क्या बिहार बोर्ड के लिए कौन कौन सा? ठीक है भाई, तो समझिए कंसंट्रेशन टर्म, ध्यान दो, ध्यान दोगे इधर भाई, ध्यान दीजिए। कंसंट्रेशन टर्म, तो डेफिनेशन दोनों बोर्ड को पढ़ना है। डेफिनेशन दोनों बोर्ड को पढ़ना है, ठीक है? न्यूमेरिकल, इस पे क्या होता है? न्यूमेरिकल का 2 टाइप होगा, एक होगा इजी, एक होगा हाई लेवल पे नहीं जाएंगे। मॉडरेट किसको करना है? इजी किसको करना है? क्लियर है? कंसंट्रेशन टर्म के बाद सीधे क्या पढ़े थे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे ना? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी दोनों बोर्ड को पढ़ना है, बिहार बोर्ड और सीबी। बिहार बोर्ड को सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्या ध्यान रखना है? फॉर्मूला और डेफिनेशन, इसको क्या याद रखना है? फॉर्मूला, न्यूमेरिकल, डेफिनेशन, ठीक है? क्लियर है? इसके बाद क्या पढ़े थे? आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करें, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बिहार बोर्ड को सिर्फ क्या याद रखना है? डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल, ठीक है? सीबीएसई को डेफिनेशन भी, एग्जाम्पल भी और न्यूमेरिकल इस पे कराए कहाँ है गधो? ग्राफ पढ़ाया हूं ना, पॉजिटिव डेविएशन निगेटिव डेविएशन, ये याद रखना है, ठीक है? आगे चलें। लास्ट क्या पढ़े हम लोग? वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर प्योरली सीबीएसई के लिए है, बिहार बोर्ड के लिए नहीं है, पर बेसिक्स जो पढ़ाए हैं, आई का वैल्यू डिसोसिएशन के लिए 1 से बड़ा होता है, छोटा होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है क्या नहीं होता है, उतना पढ़ना है। डन है? कोई दिक्कत? तो 2 चैप्टर खत्म। अगला चैप्टर क्या होगा हमारा? बोलो क्या पढ़ना चाहोगे? किसी को बायोलॉजी नहीं ना पढ़ना है? अगला चैप्टर होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है? टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ। बता दिए हैं, सीबीएसई अपना सीबीएसई लेवल पढ़ेगा, बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड का लेवल पढ़ेगा। चलिए, और कल कॉपी चेक होगा नोट्स आज तक के क्लास का, जिसका नहीं है रेडी रखना है अभी तक के क्लास का। क्वेश्चन से हमको मतलब नहीं यार, हमको नोट्स बोलते हैं, समझ में नहीं आता है नोट्स क्या होता है।